ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 121 1000 योगदान अंक। क्या बात है, सीनियर। जब बाकी शिष्य कमरे से चले गए तो युवान ने उससे पूछा। संप्रदाय के बुजुर्ग ने युवान को एक और पहचान चिन्ह सौंपते हुए कहा, बड़े बुजुर्ग हुआन ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ये पहचान चिन्ह सौंप दूं। पहचान टोकन, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक है। युवान ने हैरान होकर अपनी भौहें ऊपर उठाई। मुझसे मत पूछो, मैं सिर्फ बड़े बुजुर्ग के आदेश का पालन कर रहा हूं। संप्रदाय के बुजुर्ग ने जल्दबाजी में चलने से पहले कंधे उचकाए, लगभग ऐसे जैसे वह वहां नहीं रहना चाहता हो। उस शिष्य की किस तरह की पृष्ठभूमि है कि बड़े बुजुर्ग उसके लिए ऐसा कुछ करेंगे। संप्रदाय के बुजुर्ग ने इमारत छोड़ने के बाद खुद को आश्चर्यचकित किया, क्योंकि यह पहली बार है कि उन्होंने किसी बड़े बुजुर्ग को बाहरी दरबार के एक शिष्य के साथ संबंध बनाते हुए देखा है, और उन्होंने युवान नामक शिष्य को नाराज न करने के लिए मानसिक रूप से ध्यान दिया। एक बार जब संप्रदाय के बुजुर्ग चले गए तो युवान ने पहचान चिन्ह को सक्रिय करने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग किया और उसके दिमाग में उसके रहने वाले क्वार्टर का स्थान दिखाई दिया। हालांकि चूंकि उसके पास 2 पहचान टोकन है, इसलिए युवान ने अंतर होने की स्थिति में उन दोनों पर ध्यान दिया। ड्रैगन एसेंस टेम्पल आइडेंटिफिकेशन ब्रॉन्ज टोकन। शिष्य का नाम युवान। शिष्य स्थिति बाहरी शिष्य। लिविंग क्वार्टर बाहरी कोर्ट बिल्डिंग #2600। सबसे नवीनतम उपन्यास एलाइट ओवल पेप्सी ओम पर प्रकाशित होते हैं। मिशन पूरा हुआ 0। योगदान अंक 0। अपराध 0 __। ड्रैगन एसेंस टेम्पल आइडेंटिफिकेशन गोल्ड टोकन। शिष्य का नाम युवान। शिष्य स्थिति बाहरी शिष्य। लिविंग क्वार्टर बाहरी कोर्ट बिल्डिंग #70। मिशन पूरा हुआ 0। योगदान अंक 1000। अपराध 0 1000 योगदान अंक। हालांकि उसे इसकी कीमत का पता नहीं था, फिर भी युवान को अचानक 1000 योगदान अंक मिलने पर खुशी हुई। हालांकि युवान को यह नहीं पता था, 1000 योगदान अंक टैबलेट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन के दौरान अपने परिणामों के संबंध में जुआ जीतने के बाद एल्डर हुआन द्वारा अर्जित राशि का एक हिस्सा था। वहां 2 अलग अलग इमारतें भी थीं, इसलिए युवान ने कांस्य टोकन से जुड़े रहने वाले क्वार्टर पर एक नजर डालने का फैसला किया, जो बाहरी संप्रदाय के भीतर #2600 का निर्माण कर रहा था। करीब आधे घंटे तक टोकन में मानचित्र का अनुसरण करने के बाद युवान इस साधारण दिखने वाली इमारत के सामने पहुंचा। एक बार जब उसने दरवाजा खोलने के लिए टोकन का इस्तेमाल किया तो युवान घर में दाखिल हुआ और चारों ओर देखा। घर के अंदर कई कमरे उपलब्ध थे, सटीक रूप से 6, और उनमें से 5 के दरवाजे बंद थे, जबकि दालान के अंत के पास वाला कमरा खुला था। युवान कमरे के अंदर देखने के लिए दालान के अंत तक चला गया, और जैसा कि उसे उम्मीद थी, कमरा पूरी तरह से खाली था। यह उस अतिथि कक्ष से बहुत बेहतर नहीं है जिसमें मैं 7 दिन रुका था। युवान चकित रह गया जब उसने देखा कि अकेले बिस्तर ने पूरे कमरे का आधा हिस्सा कैसे घेर लिया। हालांकि कम से कम इस बिस्तर पर एक गद्दा है। हालांकि गद्दे की गुणवत्ता एक अलग मामला थी, क्योंकि यह सख्त और असुविधाजनक था। बेशक युवान इस बात से अनभिज्ञ था कि ड्रैगन एसेंस टेम्पल जैसे एक विशिष्ट संप्रदाय में रहने की स्थिति इतनी खराब क्यों होगी। इसका एक अच्छा कारण था, क्योंकि आरामदायक बिस्तर या वातावरण होने से केवल आलस्य को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए यह संप्रदाय शिष्यों के लिए आराम करना मुश्किल क्यों बना रहा है, और आलसी बनो। कमरे से बाहर निकलने से पहले युवान ने आह भरी, उम्मीद है कि दूसरी इमारत थोड़ी बेहतर होगी। क्या आप नए शिष्य हैं? वहां मौजूद अन्य 5 बंद कमरों में से एक अचानक खुल गया और युवान की उम्र का एक युवक उसी समय कमरे से बाहर चला गया जिस समय युवान अपने कमरे से बाहर निकला था। हाँ, मैं हूँ, युवान ने सिर हिलाया। मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बिल्डिंग #2600 में आपका स्वागत है। मेरा उपनाम शेन है और मैं कुछ समय पहले ही यहाँ का शिष्य बना हूँ, 3 महीने पहले। शिष्य ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। युवान ने हाथ मिलाना स्वीकार किया और अपना परिचय दिया। मेरा नाम युवान है और मैंने अभी अभी शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। ओह, क्या आप शायद परीक्षा के दौरान फेरी मिन को देखने में कामयाब रहे? शिष्य शेन ने अचानक विषय बदल दिया। परी मिनो? हाँ, मैंने उससे तीसरी परीक्षा के दौरान 50 कदम हासिल करते हुए देखा। युवान ने सिर हिलाया। धिक्कार है, तुम भाग्यशाली कमीने, फेरी मिन की महिमा देखने में कामयाब रहे। काश मैं वहां होता। काश मैंने पिछली परीक्षा में भाग लेने का निर्णय नहीं लिया होता। शिष्य शेन ने युवान को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। क्या वह इतनी मशहूर है? युवान ने बाद में उससे पूछा। बेशक, मुझे यह मत बताएं कि आपने उसके परिवार के बारे में नहीं सुना है। मिन परिवार, वे 7 विरासती परिवारों में से एक है। शिष्य शेन ने चेहरे पर प्रशंसात्मक भाव लाते हुए कहा। विरासत परिवार, वे क्या है? युवान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी बात सुनी थी। यदि आप 7 विरासत परिवारों के बारे में भी नहीं जानते हैं तो आप बैकवाटर स्थान से आए होंगे। वे निचले स्वर्ग के भीतर सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली परिवार हैं। हालांकि लिगेसी परिवारों के बारे में सबसे खास बात उनका इतिहास और पृष्ठभूमि है, क्योंकि वे ऊपरी स्वर्ग में एक बहुत बड़ी शक्ति की शाखाएं मात्र हैं। वे ऐसा क्यों करेंगे? युवान ने पूछा। स्पष्ट रूप से अपने वंशजों को प्रशिक्षित करने के लिए।
यदि उनके वंशज, जो इस मामले में फेरीमिन है, अपने परिवार की विरासत को पूरा करते हैं, तो ऊपरी स्वर्ग में अपने परिवार में लौटने पर उन्हें अपार दर्जा और शक्ति प्राप्त होगी। और एक परिवार की अपनी विरासत के लिए मिन परिवार को ऊपरी स्वर्ग में भी बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। वाह, खेती की दुनिया जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल है। युआन धीमी आवाज में बुदबुदाया। वैसे भी मैं ये देखने जा रहा हूं कि क्या कोई आसान मिशन है जिसमें मैं मिशन हॉल में भाग ले सकता हूं। साथ ही शिष्य, मैं तुमसे मिलूंगा। शिष्य शेन ने इमारत छोड़ने से पहले उसकी ओर हाथ हिलाया। इस बीच युआन ने अपने दूसरे पहचान चिन्ह में मानचित्र का अनुसरण किया और अपने दूसरे रहने वाले क्वार्टर में चला गया। ये है। हालांकि अपनी इमारत तक पहुंचने से पहले ही युआन इस क्षेत्र में स्थित आलीशान इमारतों को देखकर अवाक रह गया। उसे लगा जैसे वह गलती से उस गलत पड़ोस में प्रवेश कर गया है जो अमीर और शक्तिशाली शिष्यों के लिए था। क्या मैं यहाँ रहूंगा? युआन को आश्चर्य हुआ जब उसने इमारत #70 की तलाश की। अध्याय 122। आप यहाँ के नहीं हैं। कुछ मिनटों तक इधर उधर घूमने और बिल्डिंग नंबरों का पालन करने के बाद युआन आखिरकार बिल्डिंग #70 पर पहुंच गया और ये 2 मंजिलों वाली एक बड़ी इमारत थी। ये निश्चित रूप से पिछले घर से बेहतर है, लेकिन इसमें थोड़ा अधिक सुधार हो सकता है। युआन इन इमारतों के सौंदर्य शास्त्र की प्रशंसा करने के लिए 1 मिनट के लिए इमारत के सामने खड़ा रहा। शिष्य, परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बधाई। फेरीमिन निसंदेह, हम जानते थे कि परीक्षा देने से पहले ही आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बारे में भूल जाओ। फेरीमिन ने चांदी के तालाब में 50 सीढ़ियां हासिल कर ली थी। 7 साल हो गए जब किसी ने ऐसा कारनामा किया। मुझे यकीन है कि मिन परिवार यह सुनकर खुश हो जाएगा। आप इस अवसर को कैसे मनाना चाहेंगे? क्या हमें बाद में ड्रैगन पवेलियन में दावत देनी चाहिए? यह एक अच्छा विचार लगता है। आप क्या सोचते हैं फेरीमिन? खाना हम पर है। जब युआन ने यह बातचीत सुनी तो वह पीछे मुड़ा और देखा कि शिष्यों का एक बड़ा समूह एक खूबसूरत युवा महिला फेरीमिन के साथ चल रहा है। हालांकि इन शिष्यों ने आउटर कोर्ट की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। बाहरी दरबार के शिष्यों को उनकी वर्दी के रूप में सादे सफेद कपड़े दिए जाते हैं, जबकि आंतरिक दरबार के शिष्यों को रंगीन नीली और हरी वर्दी पहनने को मिलती है, और फेरीमिन के बाद के अधिकांश शिष्य यही पहनते थे। फेरीमिन ने अचानक चलना बंद कर दिया जब उसने देखा कि युआन कुछ ही दूरी पर खड़ा है, और अन्य शिष्य भी युआन को देखने के लिए रुक गए। अधिक जानकारी के लिए कॉम पर जाएं। वह आदमी कौन है? मैं उसका चेहरा नहीं पहचानता, वहां मौजूद एक शिष्य ने कहा। मैं भी नहीं। तो फिर वह इस क्षेत्र में क्या कर रहा है? उसकी वर्दी को देखते हुए वह केवल एक बाहरी कोर्ट का शिष्य है। फेरीमिन के अलावा, जो 7 लीगेसी परिवारों में से एक है और शीर्ष क्रम के शिष्य हैं, कितने बाहरी कोर्ट के शिष्यों को यहाँ रहने को मिलता है? वह खो गया होगा या कुछ और? जब शिष्य युआन की क्षमता का पता लगाने की कोशिश में एक दूसरे से बुदबुदाने लगे, तो फेरीमिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और युआन को विचारशील भाव से देखा। ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है? फेरीमिन ने मन में सोचा। उसे विश्वास था कि उसने युआन को पहले कभी नहीं देखा है, फिर भी वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है, और यह हाल ही में भी देखा है। हालांकि उसके विचारों को उसके आसपास के शिष्यों ने तुरंत बाधित कर दिया। हे, क्या आप वहां हैं? आपको क्या लगता है आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं? यह ऐसी जगह नहीं है जहां सामान्य बाहरी दरबार के शिष्य यूं ही घूम सके। यहां से चले जाओ। शिष्य का प्रश्न सुनकर युआन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लेकिन मैं यहीं रहता हूं। क्या तुम यहाँ रहते हो? शिष्यों ने एक दूसरे पर नजर डाली। इससे पहले उनमें से एक ने पूछा, क्या आप नए शिष्य हैं? आप किस परिवार से हैं? युआन ने कहा, हाँ, मैंने अभी शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण की है और मैं किसी परिवार से नहीं हूँ। किसी नए शिष्य को विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए बने इस क्षेत्र में एक घर कैसे सौंपा जा सकता है? क्या संप्रदाय के बुजुर्गों ने कहीं गलती की है और गलती से उन्हें गलत घर दे दिया है? शिष्यों में से एक ने अपने विचार जोर से बोले। यह एक मामला होना चाहिए, हालांकि यह असामान्य है। इस तरह की गलतियां अक्सर होती रहती हैं। अन्य शिष्य तुरंत उस शिष्य से सहमत हो गए जिसने अभी अभी बात की थी। आपने हमारी बात सुनी। जरूर कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से आपको इस जगह पर घर मिल गया। संप्रदाय के उस बुजुर्ग के पास लौटे जिसने आपको आपका पहचान चिन्ह सौंपा था और उसे गलती के बारे में बताएं। यदि आप इस क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो आपको या तो आउटर कोर्ट शिष्यों की रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थान पर होना चाहिए या यहाँ फेरीमिन जैसे प्रमुख परिवार से आना चाहिए। जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। आप हमारा मूड खराब कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युआन अवाक रह गया। ये शिष्य अनिवार्य रूप से उससे कह रहे थे कि वह बड़े बुजुर्ग युआन को बताए कि उसने गलती की है। एक पल की चुप्पी के बाद युआन ने शिष्यों से कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई गलती हुई थी। अब यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं अपने नए घर में बसना चाहूंगा। युआन मुड़ा और अपने घर की ओर चलने लगा। युआन की साहसी प्रतिक्रिया से शिष्य स्तब्ध रह गए। इस बीच जिस शिष्य ने अभी युआन को बताया था, दुस्साहस, क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? मैं इनर कोर्ट का शिष्य हूँ। चूंकि आप नए शिष्य हैं, मैं आपको अधिक दोष नहीं दूंगा।
हालांकि आपके लिए ये दावा करना कि आप यहाँ रहते हैं, बावजूद इसके कि हमने आपको कुछ भी नहीं बताया है, ये यहाँ रहने वाले सभी लोगों के चेहरे पर थूकना है, जिसमें फेरी मिन भी शामिल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने घुटनों पर बैठे और उससे माफी मांगे। इनर कोर्ट के शिष्य ने आगे बढ़कर एक प्रभावशाली आभा के साथ युआन की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युआन निःशब्द था। अभी उन्हें एक शिष्य के रूप में जीवन जीने का आधा दिन भी नहीं हुआ है और वह पहले से ही अन्य शिष्यों के साथ एक अजीब स्थिति में है। क्या तुमने मेरी बात सुनी? अपने घुटनों पर बैठो और फेरी मिन से माफी मांगो। इनर कोर्ट के शिष्य ने दोहराया। प्रतीत होता है कि वह युआन से माफी मांगने पर अड़ा हुआ था। हालांकि अपने विनम्र स्वभाव के बावजूद युआन उस व्यक्ति में से नहीं था जो किसी ऐसी चीज के लिए माफी मांगता जो उसने नहीं की, खासकर अगर दूसरा पक्ष अनुचित हो रहा हो। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? अगर सचमुच मेरे आवास में कोई गलती हुई है तो मैं चला जाऊंगा। हालांकि आपने मुझे मेरा पहचान चिन्ह नहीं दिया, इसलिए आप यह नहीं जानते, फिर भी आप मुझसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। अनुचित मत बनो, युआन ने अपने चेहरे पर हल्की सी उदासी के साथ शिष्यों से कहा। और उन्होंने आगे कहा, यदि आप ये तर्क जारी रखना चाहते हैं कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो आप संप्रदाय के किसी बुजुर्ग को यहाँ ला सकते हैं और हम इसे इस तरह से सुलझा सकते हैं। तब तक मैं यहीं रहूंगा। अलविदा। युआन पीछे मुड़ा और अंदर जाने से पहले पहचान चिन्ह के साथ दरवाजा खोला। यहाँ वापस आओ, छोटे कमीने। जैसे ही युआन ने इमारत में प्रवेश किया, उसने गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया, जिससे बाहर के लोग पूरी तरह से अवाक रह गए, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्हें युआन जैसे बाहरी कोर्ट के शिष्य का सामना करना पड़ा था। अध्याय 123। एक संप्रदाय के बुजुर्ग के साथ लौटना। वह बेहद अपमानजनक छोटा बच्चा। वह केवल एक बाहरी दरबार का शिष्य है जिसने अभी अभी शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसने इतने सारे आंतरिक दरबार के शिष्यों का अनादर करने और उनकी अवहेलना करने की हिम्मत कैसे की? आखिर वह अपने आप को कौन समझता है? इनर कोर्ट के जिस शिष्य को युआन ने नजरअंदाज किया था, उसने गुस्से से फर्श पर पैर पटक दिया। उसे लगा कि गुस्से से उसका खून खौल रहा है, क्योंकि इनर कोर्ट का शिष्य बनने के बाद से उसके साथ पहली बार इस तरह का व्यवहार किया गया है, और चीजों को और भी बदतर बनाने के लिए ये फेरीमिन वह महिला के ठीक सामने हुआ था। प्रशंसा की। प्रशंसा करना, गुण गाना। सही है, मैंने कभी किसी शिष्य को अपने वरिष्ठों के प्रति अवज्ञाकारी नहीं देखा। उस शिष्य के सिर में कुछ गड़बड़ रही होगी। संभवतः जब वह छोटा था तब उसके सिर पर बल गिरा दिया गया था। चूंकि वह खेलना चाहता है, मैं उसके साथ खेलूंगा। वह सोचता है कि यदि संप्रदाय का कोई बुजुर्ग इसमें शामिल हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि वह कितना गलत है। एक साधारण बाहरी दरबार का शिष्य मेरी अवहेलना करने का साहस करता है, मौत को दावत दे रहा है। इनर कोर्ट के शिष्य ने व्यंग्य किया। वैसे भी मैं उस शिष्य के अपराध के लिए माफी मांगूंगा। कृपया उस पर बुरा न माने, मैं उसे यथाशीघ्र इस जगह से बाहर निकाल दूंगा। आखिरकार केवल आप जैसी विशेषाधिकार प्राप्त प्रतिभाएं ही यहाँ रहने के योग्य हैं। इनर कोर्ट के शिष्य ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उससे कहा, आप जो चाहे कर सकते हैं। फेरीमिन पहली बार बोली, फिर भी उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, लगभग ऐसा जैसे उसे स्थिति में या उसके पीछे चल रहे शिष्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी आप हमारे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं फेरीमिन? क्या आप आज बाद में ड्रैगन पवेलियन में हमारे साथ जश्न मनाना चाहते हैं? अन्य शिष्यों ने उससे पूछना जारी रखा। नहीं धन्यवाद, मैं अन्य कामों में व्यस्त हूँ, फेरीमिन ने फिर से चलना शुरू करने से पहले उनसे कहा। कुछ क्षण बाद फेरीमिन एक निश्चित इमारत के सामने रुकी और दरवाजे की ओर चलने लगी। जब उसके पीछे चल रहे शिष्यों ने उस इमारत को देखा जिसके पास वह आ रही थी, तो उनके चेहरे उतर गए और उनका रंग फीका पड़ गया। क्या ये हास्यास्पद है? फेरीमिन का रहने का क्वार्टर वास्तव में उस छोटे कमीने के ठीक बगल में है, शिष्यों में से एक ने जोर से कहा। दरअसल फेरीमिन को बिल्डिंग #69 का काम सौंपा गया था, जिससे युआन उसका पड़ोसी बन गया। हम्फ, वह वहां लंबे समय तक नहीं रहेगा। यह सही है, यह एक चमत्कार होगा यदि वह आज के बाद भी उस इमारत में रह रहा है। मुझे उस दरवाजे को तोड़ना और उस छोटे से आदमी को बाहर खींचकर उसकी अच्छी पिटाई करना अच्छा लगेगा, लेकिन यह एक विशेष जगह है जहां हम इनर कोर्ट के शिष्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। बहुत हो गई बात, मैं एक संप्रदाय के बुजुर्ग को बुलाने जा रहा हूं जो उस कमीने को यहां से बाहर कर दे और हमें प्रणाम करे। मैं आज उन्हें बाहरी दरबार के शिष्य और भीतरी दरबार के शिष्य के बीच असमानता के बारे में बताने जा रहा हूं। हाँ, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ रुकूंगा कि वह कहीं न जाए या भागने की कोशिश न करे। भले ही उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ हो, तब भी बहुत देर हो चुकी है। आज के बाद वह कभी भी इनर कोर्ट के किसी अन्य शिष्य का अनादर करने का साहस नहीं करेगा। इनर कोर्ट के शिष्य ने एक संप्रदाय के बुजुर्ग की तलाश करने के लिए घटनास्थल छोड़ने से पहले सिर हिलाया, जबकि अन्य शिष्य क्षेत्र में इधर उधर घूमते रहे, कुछ अच्छे नाटक की प्रत्याशा में धैर्यपूर्वक उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करने के बाद फेरीमिन ने जोर से आह भरी, कितना कष्टप्रद और बेशर्म व्यक्तियों का समूह है। मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर भी वे मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि मेरी पृष्ठभूमि के कारण हम सबसे अच्छे दोस्त हैं।
इनर कोर्ट के शिष्य और अन्य शिष्य जो फेरी मिन का अनुसरण कर रहे थे, वे पूरी तरह से अजनबी थे, जिन्होंने अपनी इच्छा से उसका अनुसरण करने का फैसला किया, लेकिन ऐसा दृश्य उसके लिए असामान्य नहीं था। मिन परिवार की युवा महिला के रूप में उसके शक्तिशाली परिवार के कारण हमेशा लोग उसके साथ संबंध बनाने के अवसर की तलाश में रहते हैं, और ऐसा तब से हो रहा है जब वह छोटी थी। हालांकि उसे जल्दी ही पता चल गया कि उन्हें अनदेखा करना और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि वे अदृश्य हैं, सबसे अच्छा समाधान था, इसलिए उसने उन्हें दूर जाने के लिए क्यों नहीं कहा। हालांकि मुझे उस आउटर कोर्ट शिष्य के लिए खेद है, उन्होंने इस संप्रदाय में एक नए शिष्य के रूप में अपने पहले दिन ही कई इनर कोर्ट शिष्यों को नाराज कर दिया है, और उनकी स्थिति के लिए मैं भी कुछ हद तक दोषी हूं, क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति था जो उन्हें अपने साथ लाया था, भले ही यह जानबूझकर न किया गया हो। परी मिन ने आह भरी। हालांकि जो कुछ भी घटित हुआ उसके बाद आउटर कोर्ट के शिष्य को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो गड्ढा उसने स्वयं खोदा था वह बहुत गहरा था। भले ही संप्रदाय का कोई बुजुर्ग आवास की समस्या का समाधान कर दे, आंतरिक न्यायालय के शिष्य निश्चित रूप से उन्हें अपमानित करने के लिए बाहरी न्यायालय के शिष्य के जीवन को नरक बनाना जारी रखेंगे। इसके अलावा एक विरासत परिवार के सदस्य के रूप में वह दूसरों के मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि इसका असर उसके पूरे परिवार पर पड़ सकता है, कुछ ऐसा जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती है, भले ही उसे किसी दुर्भाग्यपूर्ण युवक की ओर से आंखें मूंदनी पड़े। कुछ समय बाद इनर कोर्ट का शिष्य अपने साथ एक संप्रदाय के बुजुर्ग के साथ युआन के रहने वाले क्वार्टर में लौट आया। हेवंस, कियाओ कांग वास्तव में बुजुर्ग याओ को वापस ले आया, जो बाहरी कोर्ट के शिष्यों पर विशेष रूप से कठोर होने के लिए जाना जाता है, जबकि इनर कोर्ट के शिष्यों के लिए बिल्कुल विपरीत है। वह आउटर कोर्ट शिष्य वास्तव में बदकिस्मत है कि उसे एल्डर याओ जैसे लोगों से निपटना पड़ा। हाँ, उस भवन में रहने के बारे में भूल जाए, बाहरी दरबार का वह शिष्य शायद इसके बाद संप्रदाय में नहीं रह पाएगा। नमस्ते बुजुर्ग याओ। जब वह निकट पहुंचे तो वहां शिष्यों ने उनका स्वागत किया। बाहरी दरबार का शिष्य कहाँ है जो भीतरी दरबार के शिष्यों का अनादर करने और मिन परिवार की युवा महिला के सामने सर्वशक्तिमान होने का साहस करता है? बुजुर्ग याओ जोर से बोले। कुछ क्षण बाद कियाओ कांग के नाम से जाना जाने वाला इनर कोर्ट का शिष्य इमारत #70 के सामने रुका और इमारत की ओर इशारा करते हुए एल्डर याओ से कहा, ये वह जगह है एल्डर याओ, वह अंदर है। बुजुर्ग याओ ने चेहरे पर गुस्से के साथ सिर हिलाया। अच्छा, मैं इस ढीठ लड़के को आज पैदा होने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। कदम पीछे खींचना। अध्याय 124 अपना सिर नीचे करना। वहां मौजूद शिष्य तुरंत एल्डर याओ के लिए रास्ता बनाने के लिए आगे बढ़े, जो भारी कदमों से युआन के रहने वाले क्वार्टर के पास पहुंचे। मैंने पहले कभी एल्डर याओ को इतना क्रोधित नहीं देखा। वह आउटर कोर्ट शिष्य मर चुका है। एल्डर याओ से मिलने के बाद उसे निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करने पर पछतावा होगा। जब एल्डर याओ ने युआन की इमारत के सामने दरवाजे पर कदम रखा तो वहां मौजूद शिष्यों ने उत्सुकता से देखा। धमाका धमाका धमाका। बड़े याओ ने जोर से दरवाजा खटखटाया और फिर बुरी आवाज में चिल्लाया, ये तीसरे अनुशासनात्मक दस्ते से बड़ा याओ है। इस मामले में अपने गधे को यहां से बाहर निकालो और अपनी पहचान बनाओ। बाहरी अदालत का शिष्य। दूर खड़े शिष्यों को लगा कि बुजुर्ग याओ की तेज आवाज सुनकर उनके दिल कांपने लगे, और भले ही वे परेशानी में नहीं थे, फिर भी इसने उनके मन में डर पैदा कर दिया। टकराना टकराना टकराना। अभी इसी समय यहां से निकल जाओ, या क्या इसके बजाय मुझे खुद को अंदर मजबूर करना होगा? आउटर कोर्ट शिष्य। जब 5 सेकंड के बाद किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बुजुर्ग याओ ने फिर से दरवाजा खटखटाया। कुछ और सेकंड के बाद आखिरकार दरवाजा खुला और युआन एक बार फिर उनके चेहरे पर शांत भाव के साथ उनके सामने आया। तो आप बाहरी अदालत के शिष्य हैं जिन्होंने दावा किया कि आप इस क्षेत्र से हैं। यदि ऐसा है तो मैं आपका चेहरा कैसे नहीं पहचानता हूँ? बुजुर्ग यान ने युआन के चेहरे पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या यह सामान्य नहीं है कि आप दुनिया में हर किसी को नहीं पहचानेंगे? युआन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। बुजुर्ग याओ ने अविश्वास के चेहरे से उसकी ओर देखा। आप वास्तव में मुझसे, एक संप्रदाय के बुजुर्ग से बात करने की हिम्मत करते हैं? ऐसा लगता है कि शिष्य याओ सच कह रहा था जब उसने आपको अपमानजनक छोटा बच्चा कहा था। अभी मेरे सामने घुटने टेके और माफी मांगे। युआन ने शब्द था। वह एक क्षण बाद भौहें चढ़ गया और बोला, क्या आप ये देखने के लिए यहाँ नहीं आए हैं कि यह घर मुझे सौंपना गलती है या नहीं? फिर भी आपने आते ही मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐसा अभिनय किया जैसे कि मैं गलत हूँ। मैं अपने वरिष्ठों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जब मैं किसी को देखता हूँ तो एक अनुचित व्यक्ति को भी जानता हूँ। वाई तुम छोटे बच्चे, तुम सच में सोचते हो कि तुम यहाँ रहने के लायक हो, है ना? तुम तो कुछ भी नहीं हो, एकमात्र बाहरी दरबार का शिष्य जिसने अभी अभी शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। बड़े याओ ने युआन पर दहाड़ते हुए कहा, और आप ये दावा करने का साहस करते हैं कि आप मिन परिवार की युवा महिला जैसे किसी व्यक्ति के साथ रहने के लिए पर्याप्त योग्य हैं? क्या आपको कोई शर्म नहीं है? यदि आप मुझे भुगतान करते हैं तो मैं भी मिन परिवार के साथ रहने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। अगर यह कोई गलती नहीं थी कि आपको यह भवन सौंपा गया, तो मैं इस संप्रदाय के हर एक बाहरी दरबार के शिष्य के सामने अपने जूते खाऊंगा। एल्डर याओ की बातें सुनकर युआन अवाक रह गया। क्या यह संप्रदाय का बुजुर्ग सचमुच अपने ही जूते खाने जा रहा है? वह इसकी कल्पना नहीं कर सकता।
चूंकि आप इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, मेरे पास अनुशासनात्मक हॉल के एक संप्रदाय के बुजुर्ग के रूप में अपने अधिकार के साथ आपको मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इससे पहले कि युआन जवाब दे पाता, बुजुर्ग याओ ने अचानक उसे हवा में फेंकने और घर से बाहर निकालने से पहले उसका कॉलर पकड़ लिया। वाह! युआन अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ कुछ मीटर की दूरी पर उतरा। अब मुझे अपना पहचान चिन्ह दो, या क्या मुझे इसे भी जबरदस्ती लेना होगा? बुजुर्ग याओ एक दबंग और दमनकारी आभा के साथ उसके पास आए। हालांकि चूंकि एल्डर याओ केवल चौथे स्तर के स्पिरिट वॉरियर कल्टीवेटर थे, इसलिए युआन को उनसे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। क्या मुझे इस स्थिति से निपटने के लिए संप्रदाय गुरु द्वारा मुझे दिए गए पूर्ण अधिकार का उपयोग करना चाहिए? जब एल्डर याओ उसके करीब आए तो युआन ने विचार किया, आखिरकार अब तक एक भूला भाला छोटा लड़का भी ये बताने में सक्षम हो जाएगा कि बुजुर्ग याओ उचित प्रकार का नहीं था, और इस बिंदु पर युआन उससे चाहे कुछ भी कहे, वह केवल अपनी सांसें बर्बाद कर रहा होगा। मैं इसे यथासंभव शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहता था, लेकिन अफसोस, जब युआन निरपेक्ष प्राधिकार के लिए अपनी स्थानिक रिंग में पहुंचा तो उसने अंदर ही अंदर आह भरी। हालांकि इससे पहले कि युआन इसे बाहर निकाल पाता, एक तेज आह अचानक गूंज उठी और क्षेत्र में गूंज उठी। मुझे पता था कि जब मैंने तुम्हें इस जगह की इमारतों में से एक देने का फैसला किया तो तुम कुछ परेशानी में पड़ जाओगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी और इस तरह से आएगा। आह खत्म होने के बाद एक शांत आवाज आई थी। यह आवाज है। इस गंभीर आवाज को सुनकर बुजुर्ग याओ ने तुरंत चलना बंद कर दिया और उसका शरीर सदमे से कांपने लगा। हालांकि अन्य शिष्य इस रहस्यमय आवाज के पीछे की पहचान को नहीं पहचान पाए और पूरी तरह से हैरान हो गए। इस बीच बिल्डिंग -69 के एक कमरे के अंदर फेरी मिन, जो शुरू से ही खिड़कियों के बंद पर्दों से झांककर स्थिति देख रही थी, आश्चर्यचकित स्वर में बोली, यह आवाज बड़े बुजुर्ग हुआन की है। वह यहाँ क्यों आया? और उसके शब्दों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे उसने ही उस बाहरी दरबार के शिष्य को यहाँ रहने की अनुमति दी थी। आखिर वह युवक कौन है? एल्डर याओ, मैं आज आपके प्रदर्शन से बहुत निराश हूँ। अनुशासन हॉल के एक संप्रदाय के बुजुर्ग के रूप में मैंने आपसे इस स्थिति को पेशेवर और उचित तरीके से संभालने की उम्मीद की थी, फिर भी आप गुस्से में अंधे हो गए और अपनी स्थिति के अनुरूप व्यवहार नहीं किया, यहाँ तक कि मेरी पोती की दोस्त के साथ भी इतना आक्रामक व्यवहार किया। मुझे नहीं पता कि मुझे आपके साथ क्या करना चाहिए। बुजुर्ग जुबान की आवाज में बुजुर्ग याओ को व्याख्यान देना जारी रहा, जो इस समय अत्यधिक पसीना बहा रहे थे। बुजुर्ग याओ ने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए और अपना सिर नीचे कर लिया और विनती भरे स्वर में बोला, यह शिष्य गलत था और उसने कुछ अक्षम्य कार्य किया है। कृपया इस शिष्य को जैसा आप उचित समझें दंडित करें। बड़े बुजुर्ग दृश्य देख रहे शिष्यों को एल्डर याओ की आवाज सुनकर बहुत झटका लगा और आखिरकार उन्हें आवाज के पीछे की पहचान का एहसास हुआ। इस तथ्य को समझने के बाद वे भी सिर झुकाए और ठंडे पसीने से लथपथ पीठ के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर एक बड़ा बुजुर्ग अचानक उनकी स्थिति में क्यों शामिल हो जाएगा। अध्याय 125 दो विकल्प। एल्डर याओ और शिष्यों को अपना सिर झुकाते हुए देखकर एल्डर हुआन ने अपनी उपस्थिति प्रकट किए बिना कहा, यदि आप सोचते हैं कि अपना सिर नीचे करने से सब कुछ हल हो जाएगा तो दुनिया इतनी अराजक और खतरनाक नहीं होती। कृपया हमें क्षमा करें बड़े बुजुर्ग, हम गलत फहमे नहीं पता था कि बाहरी कोर्ट के इस शिष्य को आपके द्वारा इस स्थान पर नियुक्त किया गया था। कियाओ कांग ने अचानक कहा, क्या मैंने आपका इनपुट मांगा शिष्य? बुजुर्ग जुआन ने उदासीन आवाज में जवाब दिया। तुरंत कियाओ कांग को बंद कर दिया। बड़े हुआन ने एक क्षण बात जारी रखा, यहाँ प्रत्येक शिष्य को पश्चाताप की गुफाओं के भीतर 1 महीने की कैद की सजा दी जाएगी। जहां तक आपकी बात है एल्डर याओ, चूंकि आप अनुशासनात्मक हॉल से संबंधित हैं, इसलिए मैं आपके नेता को आपकी सजा तय करने दूंगा और आपके जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि मेरे मुंह से आगे क्या निकला, आज यहाँ जो हुआ वह बिल्कुल नहीं हुआ। क्या आप मुझे समझते हैं? मैं यहाँ कभी नहीं था और आप आउटर कोर्ट शिष्य से कभी नहीं मिले हैं। ये बात शिष्यों पर भी लागू होती है। अगर मैं एक भी शिष्य को, जो अभी यहाँ नहीं है, इस बारे में बात करते हुए सुनता हूँ कि आज यहाँ क्या हुआ, तो आप मुझसे एक और मुलाकात की उम्मीद कर सकते हैं और मैं उस समय व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद रहूंगा। हम समझते हैं बड़े बुजुर्ग, आज जो हुआ उसे हम भूल जाएंगे। बुजुर्ग याओ और शिष्यों ने भयभीत स्वर में उत्तर दिया। अच्छा, अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एल्डर जुआन की आवाज शिष्यों और एल्डर याओ के सिर में गूंज उठी। उसने अपनी शक्तिशाली आवाज से उन्हें लगभग बेहोश कर दिया। अगले ही पल जैसे ही वे फिर से खड़े हो सके, शिष्य और बुजुर्ग याओ बाघ के सामने डरे हुए खरगोशों के झुंड की तरह भाग गए। एक बार जब वे सभी चले गए तो बुजुर्ग हुआन ने फिर से कहा, क्या आप ठीक हैं शिष्य युआन? मैं अभी इसके लिए माफी मांगता हूँ। जबकि शिष्यों के लिए एक दूसरे के साथ बहस करना आम बात है, किसी संप्रदाय के बुजुर्ग के लिए किसी शिष्य को धमकाना अक्षम्य है। इसके बारे में चिंता मत करो वरिष्ठ हुआन, ये स्वाभाविक है कि चाहे आप कहीं भी हो, कुछ खराब सेब होंगे। युआन ने अपने चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं अभी भी एक शिष्य होता तो आपने इस स्थिति को मुझसे कहीं बेहतर तरीके से संभाला होता और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
अधिकांश लोग असहमति होने पर तुरंत हिंसा पर उतर आते हैं और यह एक गुण है जो कई कल्टीवेटर्स के पास है, क्योंकि हम स्वभाव से दुष्ट और क्रूर हैं। वैसे भी मुझे अब अपने व्यवसाय में वापस लौटना होगा। यदि आप कभी इसी तरह की किसी अन्य स्थिति का सामना करते हैं तो उन्हें अपनी शक्तियों से थोड़ा डराना ठीक है, जब तक कि आप उन्हें मार न दें। खेती की दुनिया इसी तरह काम करती है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में डराना धमकाना वास्तविक हिंसा से बेहतर काम करता है। हालांकि अगर आज की तरह कोई संप्रदाय का बुजुर्ग शामिल है तो बेहतर होगा कि आप अपनी मदद के लिए तुरंत हम में से किसी एक से संपर्क करें। हालांकि हम खुद को नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से आपको सुरक्षित रखेंगे। हिंसा पर धमकी, मैं इसे ध्यान में रखूंगा सीनियर हुआन। आज मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युआन आकाश की ओर झुक गया। उसे लगा जैसे उसने आज कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। इसका जिक्र भी मत करो। हा हा हा। बुजुर्ग हुआन की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह और दूर जा रही हो। युआन स्तब्ध रह गया। एक बार जब युआन बुजुर्ग हुआन की हंसती हुई आवाज नहीं सुन सका तो युआन अपने कमरे में लौट आया और गाइड बुक निकालने से पहले बड़े आरामदायक बिस्तर पर बैठ गया और उसे पढ़ने लगा, जैसा कि वह एल्डर याओ और अन्य लोगों द्वारा बाधित होने से पहले कर रहा था। इस बीच फेरी मिन के कमरे के अंदर खूबसूरत युवा महिला चेहरे पर हैरानी के साथ खिड़की के पास खड़ी रही। शिष्य युआन, मैं इस नाम को बिल्कुल नहीं पहचानता। आखिर वह कौन है? वह किस परिवार से आया है और उसका सबसे बड़े बुजुर्ग के साथ किस तरह का संबंध है? हालांकि बड़े बुजुर्ग ने कहा कि आउटर कोर्ट का शिष्य उनकी पोती का दोस्त था। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद बहुत करीबी दोस्त हों। मिन ली ने दंग रहकर खुद से बुदबुदाया। उसे लगा कि उसकी दिलचस्पी उससे थोड़ी बढ़ गई है। कुछ समय बाद अनुशासन हॉल में बाइलिंग द्वारा बुलाए जाने के बाद एल्डर याओ उसके कमरे में दाखिल हुए। प्रणाम नेता बाई। बुजुर्ग याओ ने सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया और उनकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया? बाइलिंग ने उनके अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया और शांत स्वर में उनसे पूछा। हाँ करता हूँ। बुजुर्ग याओ ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जवाब दिया। अच्छा, तो इससे हम दोनों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसके बाद बाइलिंग अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और खिड़की की ओर चला गया और उसके चेहरे पर हैरानी भरी दृष्टि के साथ बाहर देखने लगा। क्या आपको पता है कि आपने आज क्या किया है, एल्डर याओ? बाइलिंग ने एक क्षण बाद उससे पूछा। नहीं, मैं नहीं, लीडर बाई। बुजुर्ग याओ ने तुरंत जवाब दिया। कम से कम आप ईमानदार हैं। बाइलिंग ने सिर हिलाया और उन्होंने जारी रखा, वह बाहरी अदालत का शिष्य। हो सकता है कि आप उसे अभी नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप निकट भविष्य में उसे जान लेंगे और मैं अनुशासनात्मक हॉल के नेता के रूप में अपनी स्थिति पर शर्त लगाने को तैयार हूं कि आपने आज जो किया है उस पर आपको पछतावा होगा। बुजुर्ग याओ ने आश्चर्यचकित दृष्टि से उसकी ओर देखा और उन्होंने कहा, कृपया इस अज्ञानी को बताएं, नेता बाई। बाहरी दरबार का वह शिष्य कौन है और ग्रैंड एल्डर हुआन ने उसकी रक्षा क्यों की? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि बाइलिंग ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया और ऐसे बोलना जारी रखा जैसे कि उन्होंने कभी सुना ही न हो। मैं तुम्हें दो विकल्प दूंगा, एल्डर याओ। आज आपके अपराधों के लिए मैं या तो संप्रदाय के गुरु को इस घटना के बारे में बता सकता हूं ताकि वह आपको स्वयं दंडित कर सके, या आप शिक्षा शिखर पर शिष्यों को व्याख्यान दे सकते हैं और उसके बाद वहां प्रत्येक शिष्य के सामने अपने जूते खा सकते हैं। यह आपका निर्णय है। आपने अभी क्या कहा? बुजुर्ग याओ अपने चेहरे पर शुद्ध अविश्वास के साथ जोर से चिल्लाया। आखिर क्यों बाइलिंग एकमात्र बाहरी दरबार के शिष्य के स्थान पर संप्रदाय के गुरु को शामिल करेगी? ऐसा नहीं था कि उसने इस शिष्य को मार डाला हो। यह मजाकिया है। बाहरी दरबार के एक शिष्य के कारण वे उनके जैसे संप्रदाय के बुजुर्ग के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं? इसका कोई मतलब नहीं निकला। अध्याय 126 शिक्षा शिखर पर भारी भीड़। क्या मैं हकलाने लगा? बुजुर्ग याओ, शायद मैंने ऐसा किया था, इसलिए मुझे खुद को दोबारा कहने की अनुमति दें। बाइलिंग ने फिर धीमी लेकिन बहुत ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, या तो मैं आज संप्रदाय मास्टर को आपकी गलतियों के बारे में बता दूं, या आप अपने व्याख्यान के अंत में एजुकेशन पीक पर शिष्यों के सामने अपने जूते खाएंगे। मैं तुम्हें संप्रदाय से बाहर निकालने या ऐसा कुछ भी अनुचित नहीं करूंगा, इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझे कि आप इतनी आसानी से बच रहे हैं। मादरचोद, क्या आप इसे हल्की सजा कहने का साहस कर रहे हैं? मुझे शिष्यों के सामने जूते खाने के लिए कहना संप्रदाय से बाहर निकाले जाने से भी बदतर है। कम से कम बाद की सजा के लिए मेरी गरिमा बची रहेगी। बुजुर्ग याओ ने अंदर ही अंदर बाइलिंग को कोसा, क्योंकि उसने वास्तव में ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की थी। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, एल्डर याओ, आखिरकार आपने मेरे साथ 10 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है। हालांकि आपको पता नहीं है कि आप वास्तव में कितनी परेशानी में हैं, और मैं इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराता। इसीलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं कि इससे पहले कि मैं संप्रदाय के मास्टर को बताऊं, तुम्हें अपने जूते खुद खाने चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि आज क्या हुआ था तो वह वास्तव में तुम्हें संप्रदाय से बाहर निकाल सकता है। बाइलिंग ने एल्डर याओ से कहा, जबकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि लोंग यीजुन देर सबेर इस घटना के बारे में जरूर सुनेगा। क्या यह स्थिति वास्तव में इतनी गंभीर है? मैं इसे समझ सकता हूं अगर वह आउटर कोर्ट शिष्य 7 विरासत परिवारों में से एक से होता, लेकिन वह स्पष्ट रूप से नहीं है।
बुजुर्ग याओ ने एक क्षण बाद अपने चेहरे पर अथक भाव के साथ बात की। मुझसे उस आउटर कोर्ट शिष्य की पहचान के बारे में पूछने की जहमत मत उठाए, क्योंकि मैं तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक आपको बाद में मरने पर कोई आपत्ति न हो। बाय लिंग ने बड़ी याओ की ओर अपनी सिकुड़ी हुई आंखों से देखा और हत्या के इरादे से बेहोश हो गई। ये देखकर बुजुर्ग याओ घबरा गए और एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने आह भरी, बहुत अच्छा। मैं शिष्यों के सामने अपने जूते खुद खाऊंगा। अच्छा विकल्प, अब आप जा सकते हैं, बाय लिंग ने उससे कहा। बुजुर्ग याओ ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले वह बाय लिंग को प्रणाम करना नहीं भूला, क्योंकि वह अनुशासनात्मक हॉल के नेता का कितना सम्मान करता था। सिर्फ ग्रैंड एल्डर जुवान ही नहीं बल्कि लीडर बाय और संभवतः संप्रदाय मास्टर भी उस बाहरी दरबार के शिष्य की रक्षा कर रहे हैं। आखिर उस लड़के की पहचान क्या है? यदि वह 7 विरासती परिवारों से संबंधित नहीं है तो वह केवल 4 प्राचीन परिवारों से ही आ सकता है। व्याख्यान की तैयारी के लिए घर लौटते समय बुजुर्ग याओ ने मन ही मन सोचा। अधिक जानकारी के लिए लाइट टीनोवल पब सी ओम पर जाएं। बाद में उसी दिन एल्डर याओ अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ एजुकेशन पीक की ओर चले। लानत है, मुझे उस समय अपना मुंह नहीं चलाना चाहिए था। नहीं, वह कमीना कियाओ कांग ही इसकी जड़ है। यदि वह मेरे पास नहीं आता तो मैं उस बाहरी दरबार के शिष्य से कभी नहीं मिल पाता और बड़े बुजुर्ग और नेता बाई को नाराज नहीं कर पाता। कारावास से बाहर आते ही मैं उसे मार डालूंगा। जैसे ही वह एजुकेशन पीक के पास पहुंचा, जहां हजारों शिष्यों को घूमते हुए देखा जा सकता था, बड़े याओ ने अंदर ही अंदर शाप दिया। एजुकेशन पीक वह जगह है जहां शिष्य संप्रदाय के बुजुर्गों के व्याख्यान में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि न केवल संप्रदाय के बुजुर्गों ने वहां व्याख्यान दिया, क्योंकि शिष्य भी अपने व्याख्यान देने में सक्षम है यदि उन्हें संप्रदाय द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसलिए शिष्यों के भाग लेने के लिए हमेशा व्याख्यान होंगे। निस्संदेह जब संप्रदाय का कोई बुजुर्ग व्याख्यान देने का फैसला करता है तो एजुकेशन पीक सबसे अधिक आबादी वाला होता है, क्योंकि वे अक्सर संप्रदाय में सबसे अधिक जानकार और अनुभवी होते हैं। इसलिए जब एल्डर याओ अचानक एजुकेशन पीक पर आए तो वहां मौजूद शिष्यों ने तुरंत उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। क्या वह बुजुर्ग याओ नहीं है? काफी समय हो गया जब मैं उनके किसी व्याख्यान में गया था। मैं भी। आखिरी बार उन्होंने लगभग 3 साल पहले व्याख्यान दिया था। मैंने सुना है कि उनके व्याख्यान को सुनने वाले 1 दर्जन से अधिक बाहरी कोर्ट के शिष्य उसी वर्ष के भीतर इनर कोर्ट के शिष्य बनने में कामयाब रहे। सचमुच? तो मुझे आज उनका व्याख्यान अवश्य सुनना चाहिए, भले ही आसमान टूट पड़े। हम अभी भी नहीं जानते कि क्या एल्डर याओ वास्तव में आज व्याख्यान दे रहे हैं या वह सिर्फ आ रहे हैं क्योंकि कोई पूर्व सूचना नहीं थी। अधिकांश संप्रदाय के बुजुर्ग कम से कम 1 सप्ताह पहले अपने व्याख्यान की घोषणा करते हैं। वह हमें यह नहीं बता रहा है कि वह व्याख्यान नहीं दे रहा है, भले ही हम में से बहुत से लोग स्पष्ट रूप से उसका अनुसरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह आज व्याख्यान देने का इरादा रखता है। मुझे आशा है कि आप सही हैं। मैं एल्डर याओ द्वारा दिए गए व्याख्यान में भाग लेने के लिए मर रहा हूं। शिष्यों के बीच उत्साह तब बढ़ गया जब वे सार्वजनिक व्याख्यान के लिए डिजाइन किए गए कई खाली क्षेत्रों में से एक में एल्डर याओ का अनुसरण करने लगे। कुछ समय बाद बुजुर्ग याओ इनमें से एक क्षेत्र में बस गए और व्याख्याताओं के लिए बने स्थान पर खड़े हो गए। देखो, वह सचमुच आज व्याख्यान दे रहा है। ऐसा लगता है कि आज यहां आकर और संयोगवश इसे देखकर हमारी किस्मत अच्छी हो गई। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे क्या ये सिर्फ मैं हूं या एल्डर याओ आज कुछ परेशान लग रहे हैं? वह कुछ बीमार लग रहा है। वहां मौजूद शिष्यों में से एक ने एल्डर याओ के पीले रंग को देखा और अपने आसपास के शिष्यों से बुदबुदाया। आप सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह 1 सप्ताह से न सोया है, न कुछ खाया है। इस बीच बुजुर्ग याओ ने ठंडे पसीने से लथपथ अपनी पीठ के साथ उस विशाल भीड़ को देखा जो उनके व्याख्यान के लिए इकट्ठा हुई थी। बकवास। आज एजुकेशन पीक पर इतने सारे शिष्य क्यों हैं जबकि वहां व्याख्यान देने वाला कोई संप्रदाय का बुजुर्ग नहीं है? अगर मैं आज के बाद हंसी का पात्र नहीं बना तो मैं फिर से अपने जूते खाऊंगा। बुजुर्ग याओ ने जोर से रोने की इच्छा महसूस करते हुए अंदर ही अंदर शाप दिया। अधिक जानकारी के लिए लाइट नोवेल पब कॉम पर जाएं। वहां कम से कम 3000 शिष्य एकत्र थे और उनमें से हर एक बुजुर्ग याओ को आशा भरी नजरों से देख रहा था, जैसे कि उनकी मूर्ति के सामने बच्चों का झुंड हो। लेकिन अफसोस, उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वे केवल एक विदूषक के भेष में एक जोकर शो में भाग ले रहे थे। व्याख्यान, लेक्चर, उपदेश, फटकार, व्याख्यान देना, व्याख्यान डांटना, भाषण देना, फटकारना। अध्याय 127 अपने जूते खुद खाना। अहम। बुजुर्ग याओ ने अचानक जोर से अपना गला साफ किया, अपनी चिंता को कुछ हद तक दूर करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, इससे उन्हें शांत रहने में मुश्किल से ही मदद मिली। स्वागत है शिष्यों। आज के व्याख्यान के लिए मैं पर व्याख्यान दूंगा। बुजुर्ग याओ ने कांपती आवाज में बात की। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह पहली बार मंच पर खड़े होने पर मंच से डरने वाला बच्चा था और वह हकलाए बिना मुश्किल से पूरा वाक्य पूरा कर सका। जब शिष्यों ने ये देखा तो उन्होंने भौहें ऊपर उठाकर और प्रश्नों से भरी निगाहों से चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा। एल्डर याओ इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था? शिष्यों की दृष्टि से ऐसा लग रहा था जैसे वह टूटने के कगार पर था। क्या आप ठीक हैं, बुजुर्ग याओ? आप इतने अच्छे नहीं दिखते।
वहां के आंतरिक दरबार के शिष्यों में से एक ने उससे पूछने का फैसला किया। मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा खराब मौसम महसूस हो रहा है। बुजुर्ग याओ ने एक क्षण बाद जवाब दिया। बुरा महसूस हो रहा है? ऐसे शब्द सुनकर शिष्य और भी हैरान हो गए। बीमार होने पर संप्रदाय का कोई बुजुर्ग स्वेच्छा से व्याख्यान क्यों देगा? इसके अलावा क्या कृषक मौसम की मार महसूस कर सकते हैं? स्पष्ट रूप से ये कुछ और था जो उन्हें परेशान कर रहा था, लेकिन इन शिष्यों ने आगे जांच करने की हिम्मत नहीं की और उनके झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने बुजुर्ग याओ को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, जो एक क्रूर संप्रदाय के बुजुर्ग के रूप में जाने जाते थे। फिर शिष्यों ने व्याख्यान जारी रखने से पहले धैर्यपूर्वक एल्डर याओ के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। कुछ मिनटों के बाद जब एल्डर याओ काफी शांत हो गए, तो उन्होंने व्याख्यान देना शुरू किया, और यह उन यादृच्छिक चीजों के बारे में था जिनका व्याख्यान के लिए कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनकी आवाज में घबराहट और अनिश्चितता दूर नहीं हुई और व्याख्यान के बाकी समय तक बनी रही। वास्तव में जैसे जैसे व्याख्यान आगे बढ़ता गया, उनकी आवाज अजीब और सुनने में कठिन होती गई। व्याख्यान में भाग लेने वाले शिष्य इस विचित्र स्थिति से बहुत चकित थे। उनमें से कुछ ने तो ये भी सोचा कि बुजुर्ग याओ उनके साथ मजाक कर रहे थे। आखिरकार कोई भी समझदार संप्रदाय का बुजुर्ग इस गड़बड़ी को व्याख्यान नहीं कहेगा, क्योंकि यह एक बड़बड़ाने वाला सत्र था जिसमें विषय लगातार अचानक बदल रहा था। हालांकि असामान्य स्थिति की परवाह किए बिना किसी भी शिष्य ने न तो बात की और न ही शिकायत की, न ही उनमें से किसी ने अचानक व्याख्यान छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे अभी भी एल्डर याओ को नाराज करने से डरते थे। एल्डर याओ का व्याख्यान पूरे 1 घंटे तक चला, लेकिन शिष्यों के लिए ऐसा लगा जैसे उन्हें अनंत काल के लिए दंडित किया जा रहा हो। लानत है, मैं यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? मैं अब तक फेरी लिंक का व्याख्यान सुन रहा होता। एल्डर याओ क्या कर रहा है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? मुझे अपना कीमती समय वापस चाहिए। अरे, मैं अभी जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे नाराज कर दूं तो क्या होगा? मैंने उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है और मैं जाने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता। वहां मौजूद शिष्यों ने मन ही मन शाप दिया, और उनमें से अधिकांश ने चुपचाप आशा की कि कोई दूसरा शिष्य पहले चला जाए ताकि वे उसका अनुसरण कर सकें। लेकिन अफसोस, क्योंकि वे सभी एक ही बात सोच रहे थे और किसी और के कार्य करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनमें से कोई भी नहीं गया और पूरे व्याख्यान के लिए रुका रहा। यह मेरे व्याख्यान का अंत है। व्याख्यान के अंत में बुजुर्ग याओ ने शिष्यों से कहा। हालांकि वह वहां पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उसे अभी भी एक और काम करना था। और जैसे ही वहां मौजूद शिष्यों ने अंदर से राहत की सांस ली कि व्याख्यान आखिरकार समाप्त हो गया और जाने के लिए तैयार हो गए, बुजुर्ग याओ ने अचानक अपने जूते उतार दिए और अकल्पनीय काम करना शुरू कर दिया, इसे अपने मुंह में डालना और इसे चबाना जैसे कि यह भोजन था। क्या बकवास है! वहां मौजूद शिष्यों में से एक अपनी आवाज नहीं रोक सका और एल्डर याओ को अपने ही जूते खाते हुए देखकर आश्चर्यचकित स्वर में बोला। वास्तव में वहां मौजूद हर शिष्य इस समय कातर भाव से एल्डर याओ को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे असंभव देख रहे हों। और क्योंकि एल्डर याओ स्पिरिट वॉरियर क्षेत्र में एक कल्टीवेटर था, वह अपनी कच्ची ताकत से जूते को काटने और चबाने में सक्षम था। घृणित भाव के साथ कुछ सेकंड तक अपने जूते चबाने के बाद, जिसे वह अपने चेहरे पर छिपा नहीं सका, बुजुर्ग याओ ने उसे निगल लिया। पेट में जूता घुसने का एहसास होने पर बुजुर्ग याओ को लगभग उल्टी आ गई, लेकिन अफसोस, उसने अपने आग्रह का विरोध किया और जूते के बाकी हिस्से को खाना जारी रखा। जो शिष्य यथाशीघ्र उस स्थान को छोड़ने के लिए तैयार थे, वे अब नहीं हिले, और वे सभी चकित चेहरों के साथ वहीं खड़े रहे जब उन्होंने देखा कि एल्डर याओ अपने चेहरे पर पीड़ा की अभिव्यक्ति के साथ अपना जूता खा रहे थे। कुछ भयानक मिनटों के बाद बुजुर्ग याओ ने अपना जूता खाना समाप्त कर दिया। हालांकि वह वहां नहीं रुके और अपना दूसरा जूता निकालने के लिए आगे बढ़े और उसे भी खाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद बुजुर्ग याओ ने अपना दूसरा जूता खा लिया। एक बार जब उन्होंने अपने जूते का आखिरी टुकड़ा निगल लिया, तो एल्डर याओ ने वहां मौजूद शिष्यों को घूर कर देखा और फिर चुपचाप चले गए और नंगे पैर ही तेजी से दृश्य से गायब हो गए, जिससे शिष्यों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह बिना कोई स्पष्टीकरण दिए वहां से चले गए थे। जब एल्डर याओ का चेहरा एजुकेशन पीक से बाहर चला गया, तो वहां मौजूद सभी शिष्यों ने अंततः फिर से बात की, जिससे तुरंत संप्रदाय के भीतर हंगामा मच गया। और जैसी कि ऐसी विचित्र स्थिति से उम्मीद की जा सकती थी, एक शर्मनाक व्याख्यान के बाद एल्डर याओ द्वारा अपने ही जूते खाने की खबर पूरे समुदाय में फैल गई। पूरा संप्रदाय जंगल की आग की तरह फैल गया। जिसने भी इसे सुना, हर शिष्य और संप्रदाय के बुजुर्ग को झटका लगा। इस बीच अनुशासन हॉल में एल्डर याओ एक बार फिर बाइलिंग के सामने खड़े हुए, लेकिन इस बार वह नंगे पैर थे, क्योंकि वह एजुकेशन पीक छोड़ने के बाद सीधे इस स्थान पर आए थे। मुझे आशा है कि आपने आज अपना सबक सीख लिया होगा। एल्डर याओ सिर्फ इसलिए कि वे आउटर कोर्ट के शिष्य हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन पर चींटियों की तरह चल सकते हैं, क्योंकि आप एक दिन गलत चींटी पर कदम रखेंगे और आज की तरह उसके क्रोध का सामना करेंगे। बाइलिंग ने अपने चेहरे पर एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ उससे कहा। इस पाठ के लिए धन्यवाद, लीडर बाई। कमरे से बाहर निकलने से पहले बुजुर्ग याओ ने उसे प्रणाम किया और उसके चेहरे पर एक खाली भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर ही मर गया हो। अध्याय 128। नए शिष्य सामान्यतः क्या करते हैं? सेक्ट मास्टर पगोडा में लॉन्ग यीजुन ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ एल्डर हुआन को स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए सुना।
बुजुर्ग याओ और शिष्य युआन। क्या दर्द है। बाद में यीजुन ने थकी हुई दृष्टि से अपनी आंखें मली। क्या आप इसके बारे में कुछ करने जा रहे हैं, संप्रदाय मास्टर? बुजुर्ग हुआन ने उससे पूछा। एक क्षण की चुप्पी के बाद लोंग यीजुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, जितना मैं शिष्य युआन के साथ एल्डर याओ को उसके कृत्य के लिए पीटना चाहता हूं, एल्डर बाई पहले ही स्थिति से निपट चुकी है और एल्डर याओ को उसके व्यवहार के लिए दंडित कर चुकी है। मैंने एक कारण से एल्डर बाई को अनुशासन कक्ष का नेता नियुक्त किया है और मुझे मरे हुए घोड़े को पीटना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस बार इसमें कदम नहीं रखूंगा। मैं समझता हूं, बुजुर्ग हुआन ने सिर हिलाया। इस बीच बिल्डिंग #70 पर वापस आकर युआन ने पूरी चीज पढ़ने के बाद गाइड बुक बंद कर दी। वाह, ड्रैगन एसेंस टेम्पल में बहुत सारी रोमांचक जगहें हैं। मौका मिलने पर मैं निश्चित रूप से उन सभी का दौरा करूंगा, विशेष रूप से यह ड्रैगन पवेलियन रेस्तरां जो कल्टीवेटर्स के लिए है। मुझे आश्चर्य है कि यह बाहर के रेस्तरां से कैसे अलग है। युआन मन ही मन बुदबुदाया। हम रात के खाने के लिए अभी भी जल्दी है, इसलिए मैं अभी इधर उधर देखता हूँ। युआन फिर बिस्तर से उतर गया और बाहर चला गया। अब मैं एक शिष्य हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? सामान्यतः शिष्य क्या करते हैं? बाहर जाते समय युआन ने अपने बारे में सोचा। शिष्य युआन, कृपया एक सेकंड रुकें। सबसे नवीनतम उपन्यास ली घनो वेल्पुक बीसी ओम पर प्रकाशित होते हैं। युआन ने चलना बंद कर दिया जब उसके पीछे से एक स्पष्ट आवाज गूंजी, जिससे वह ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि किसने अभी अभी बात की है। तुम हो? उसे आश्चर्य हुआ जब फेरी मिन अपने घर के बाहर थी और ऐसा लग रहा था कि उसने ही उसे बुलाया था। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? युआन ने भौहें चढ़ाकर उससे पूछा, क्योंकि उसे याद नहीं है कि उसने कभी उससे या शिष्य परीक्षा में शामिल किसी शिष्य से अपना परिचय दिया हो। मैंने गलती से ग्रैंड एल्डर जुवान के साथ आपकी बातचीत सुन ली और आपका नाम जान लिया। चिंता न करें, मैं ग्रैंड एल्डर के साथ आपके रिश्ते या आज जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। फेरी मिन उसके पास आकर बोली। मैं देखता हूं आपको, धन्यवाद। युआन ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ जवाब दिया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह क्या कर रही है। क्या वह मुझे भी बाहर निकालने की कोशिश करेगी? युआन ने मन ही मन सोचा। एक बार जब फेरी मिन उससे कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी तो उसने कहा, मैंने अपना परिचय नहीं दिया है, मैं 7 विरासत परिवार में से एक से मिली हूँ और आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। भले ही मैं उन्हें नहीं जानता था, फिर भी मुझे आगे आना चाहिए था और उन्हें रुकने के लिए कहना चाहिए था। आप उन्हें नहीं जानते? युआन ने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा तो फिर वे उसका पीछा क्यों कर रहे थे, जैसे कि वे करीबी दोस्तों का समूह हो। अरे, उन्होंने उससे ऐसे बात की मानो वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हो। अधिक जानकारी के लिए lightnovelpub.com पर जाएं। मैं जानता हूं कि ऐसा लग सकता है कि मैं डींगे हाँक रहा हूं, लेकिन जब आप 7 विरासत वाले परिवारों में से एक जैसे प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं तो मेरे पीछे हमेशा उन शिष्यों जैसे लोग होते हैं जो इस उम्मीद में होते हैं कि उन्हें मुझसे या मेरे परिवार से फायदा होगा और मेरे लिए ऐसा व्यवहार करना बेहतर है जैसे वे नहीं हैं। ज्यादातर समय वही रहता था, इसलिए मैंने उन्हें वहां से चले जाने के लिए क्यों नहीं कहा। मिनली ने उसका हैरान चेहरा देखने के बाद उसे समझाया। बेशक, मुझे यकीन है कि आप मेरी भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि आप भी एक शक्तिशाली परिवार से आते हैं। ओह, युआन ने अपने चारों ओर अजीब माहौल देखकर अपना सिर खुजाया और उसने कहा, हालांकि मैं किसी शक्तिशाली या प्रतिष्ठित परिवार से नहीं हूँ। तुम नहीं हो? मिनली ने आश्चर्य से अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी करके उसकी ओर देखा। यदि वह एक शक्तिशाली या प्रभावशाली परिवार से नहीं आता है तो ग्रैंड एल्डर जुवान ने उसे एल्डर याओ और इनकोर्ट के शिष्यों से क्यों बचाया? उसे इस क्षेत्र में विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए एक इमारत क्यों दी? निश्चित रूप से उसके बारे में कुछ विशेष होना चाहिए। तो आप अपनी असली पहचान छिपाना चाहते हैं। देर सबेर मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा। मिनली ने बाहर से शांत रहने की पूरी कोशिश करते हुए मन ही मन सोचा। वैसे अब आप कहाँ जा रहे हैं? मिनली ने अचानक उससे पूछा। युआन ने कंधे उचकाए। ईमानदारी से कहूं तो मैं खुद को नहीं जानता। मैं शायद तब तक घूमता रहूंगा जब तक मुझे कुछ दिलचस्प न दिख जाए। जब तक आप कुछ दिलचस्प न देख ले तब तक घूमते रहें। मिनली ने हैरान होकर अपनी साफ और पतली भौहें ऊपर उठाई। ऐसा क्यों लगता है जैसे वह संप्रदाय के चारों ओर टहलने जा रहा है, जैसे कि वह पार्क में है? क्या उसके पास इतना खाली समय है? भले ही वह अभी शिष्य बना हो, आखिरकार अधिकांश लोग एक नए शिष्य के रूप में या तो खेती कर रहे होंगे या कुछ अधिक उत्पादक कर रहे होंगे। क्या आपके पास कोई सुझाव है? जब शिष्य किसी संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं तो आमतौर पर क्या करते हैं? युआन ने अचानक उससे पूछा। ओह, वे या तो नई तकनीक सीखने के लिए प्रोफाउंड पवेलियन जाते हैं या फिर वे व्याख्यान के लिए एजुकेशन पीक पर जाते हैं। हालांकि ये देखते हुए कि आप पहले से ही 7वें स्तर के स्पिरिट अप्रेंटिस में हैं, आपको प्रोफाउंड पवेलियन में जाना चाहिए। मिनली ने उन्हें अपने सुझाव दिए। गहन मंडप। युआन तुरंत विचार करने लगा। मेरे पास पहले से ही 3 तलवार तकनीकें हैं, लेकिन मेरे पास केवल एक खंजर तकनीक है और यह वास्तव में एक खंजर तकनीक भी नहीं है, क्योंकि यह खाना पकाने के लिए है। शायद मुझे ये देखना चाहिए कि क्या प्रोफाउंड पवेलियन में एक अच्छी डैगर तकनीक होगी जो स्टाररी एबिस के साथ अच्छी तरह से मेल खाएगी। 1 मिनट तक विचार करने के बाद युआन ने एक नई खंजर तकनीक की
खोज के लिए प्रोफाउंड पवेलियन में जाने का फैसला किया है। युआन ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ उससे कहा, शिष्य मिन, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। और उसने जारी रखा, और आप पहले जो हुआ उसके बारे में चिंता न करें, क्योंकि मैं बता सकता हूं कि आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मिन ली ने अपने सुंदर चेहरे पर थोड़ी हैरानी भरी दृष्टि से उसकी सुंदर मुस्कान को देखा, और जब उसने देखा कि युआन दूर जा रहा है तो वह अनजाने में चिल्लाई, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। अध्याय 129 गहन मंडप। तुम मेरे साथ आना चाहते हो? क्यों? युआन हैरान चेहरे के साथ उसकी ओर देखने के लिए रुक गया। तुम क्यों पूछ रहे हो? मिन ली कुछ हद तक चकित चेहरे के साथ वहां खड़ी थी, जैसे उसने अभी अभी बिना सोचे समझे कुछ कहा हो। हालांकि ये भी पहली बार है जब किसी ने उनसे इस तरह से सवाल किया है। अगर यह कोई और होता तो वे उससे ये पूछने के बारे में भी नहीं सोचते कि वह उनका पीछा क्यों करना चाहती है, और अपने चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान के साथ इसे स्वीकार कर लेते। मैंने ये देखने के लिए प्रोफाउंड पवेलियन जाने की भी योजना बनाई थी कि क्या उनके पास कोई तकनीक है जिसे मैं सीख सकता हूं। चूंकि अब आप वहां जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ टैग कर सकता हूं। या क्या तुम मुझे अपने आसपास नहीं चाहते? क्या मैं परेशान हो रहा हूं? यदि आप चिंतित हैं कि मैं अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकता हूं, तो मैं दूर से आपका पीछा कर सकता हूं, मिनली ने एक क्षण बाद उससे कहा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम परेशान हो रहे हो। जो भी हो, तुम जो चाहो वह कर सकती हो। युआन ने तुरंत स्पष्टीकरण देना छोड़ दिया और उसे अपने पीछे आने की अनुमति दे दी। धन्यवाद शिष्य युआन। मिन ली ने उसे एक सुंदर उज्ज्वल मुस्कान दिखाई। युआन ने उसकी आकर्षक उपस्थिति के बावजूद ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की और घूमने और फिर से चलने से पहले शांत भाव से अपना सिर हिलाया। मिन ली एक बार फिर अवाक रह गई और उसने युआन की पीठ की ओर देखा जो चकित होकर दूर जा रही थी। ऐसा लगता है कि उसे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये पहली बार है। मिन ली ने अपना पहला कदम उठाने से पहले मन में सोचा, और जब युआन उससे 1 दर्जन मीटर दूर था तब उसने चलना शुरू कर दिया। वहां देखो, क्या वह 7 विरासत वाले परिवारों में से एक परी मिन नहीं है? अधिक जानकारी के लिए कॉम पर जाएं। आप सही कह रहे हैं, और वह बिल्कुल आश्चर्यजनक लग रही है। मुझे आश्चर्य है कि वह कहां जा रही है। बाहर मौजूद शिष्यों ने तुरंत मिन ली की उपस्थिति पर ध्यान दिया और शिष्यों के बीच तुरंत उसके और उसके परिवार के बारे में बातचीत शुरू हो गई। अरे, कुछ शिष्य तो ऐसे भी थे जो पहले के इनकोट शिष्यों के समूह की तरह उसका अनुसरण करने लगे। शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण करने और शिष्य बनने पर बधाई। फेरीमिन, फेरीमिन, क्या आपके पास अभी कुछ समय है? यदि आपके पास है तो हम उत्सव क्यों नहीं मनाते? वह वास्तव में लोकप्रिय है। युआन ने मन ही मन सोचा, क्योंकि वह शिष्यों को मिन ली से बात करने की कोशिश करते हुए बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता था। हालांकि कुछ क्षण बाद मिन ली ने अचानक चलना बंद कर दिया और अपने पीछे चल रहे शिष्यों के समूह को देखने के लिए मुड़ी, और वह अपने चेहरे पर शांत लेकिन ठंडे भाव के साथ बोली, मैं अभी व्यस्त हूं, क्या आप सभी मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? उसके पीछे चल रहे शिष्यों ने तुरंत चलना बंद कर दिया और अपने चेहरे पर शर्मिंदगी या अजीब भाव दिखाने से पहले हतप्रभ भाव से उसकी ओर देखा। धन्यवाद। मिन ली ने उनकी प्रतिक्रिया की भी प्रतीक्षा नहीं की और चलना जारी रखा, सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए पीछे से युआन का सूक्ष्मता से पीछा किया ताकि लोग केवल यह मान ले कि वे संयोग से उसी दिशा में चल रहे थे। अधिक जानकारी के लिए lightnavlab.com पर जाएं। इस बीच युआन ने अपने दिमाग में उस नक्शे का अनुसरण किया जो उसने गाइड बुक से याद किया था और धीरे धीरे प्रोफाउंड पवेलियन के पास पहुंचा। कुछ समय बाद युआन एक ऊंची इमारत के सामने पहुंचा जो स्प्रिंग सिटी में असंख्य तकनीकों से मिलती जुलती थी, लेकिन ये साधारण दिखने वाली असंख्य तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक शानदार और भव्य थी। इमारत की प्रशंसा करने के लिए कुछ क्षण निकालने के बाद युआन अंदर चला गया। एक क्षण बाद मिन ली उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। एक बार जब युआन प्रोफाउंड पवेलियन के अंदर था तो वह तुरंत उस जगह के लेआउट से हैरान हो गया। मंडप के असंख्य के विपरीत प्रदर्शन पर कोई तकनीक नहीं थी, और इमारत के अंत में स्वागत कक्ष और एक सीढ़ी के अलावा वहां और कुछ भी नहीं था। आपको एक नया शिष्य होना चाहिए। डेस्क के पीछे संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक ने अचानक युआन का चेहरा देखकर उसे बुलाया। ऐसा लग रहा था कि वह खो गया है। हाँ, मैं हूँ। युआन ने डेस्क के पास पहुंचने से पहले सिर हिलाया, जिसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। आप किस तरह की तकनीकों की तलाश में हैं? नए शिष्य, खेती की तकनीक, मार्शल तकनीक, आंदोलन तकनीक? संप्रदाय के बुजुर्ग ने एक क्षण बाद उससे पूछा। युआन ने कहा, मुझे एक ऐसी तकनीक चाहिए जो विशेष रूप से खंजर के लिए डिजाइन की गई हो। तो आप खंजर उपयोग करता है हो? आपका बजट क्या है? संप्रदाय के बुजुर्ग ने फिर उससे पूछा। बजट? मुझे यहाँ तकनीकों के लिए भुगतान करना होगा। युआन ने अपने चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव से संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर देखा, क्योंकि गाइड बुक में तकनीकों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता के बारे में कभी कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। बेशक आपको तकनीकों के लिए भुगतान करना होगा। क्या आपने सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि आप एक शिष्य हैं, आपको तकनीकें मुफ्त में सीखने को मिलेंगी? यही कारण है कि नए शिष्य हैं। संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मेरे पास लगभग 200,000 सोने के सिक्के बचे हैं। युआन ने एक क्षण बाद कहा। सोने के सिक्के? संप्रदाय के बुजुर्ग ने जोर से हंसने से पहले युआन को भौहें चढ़ाकर देखा। हाँ हाँ हाँ,
तुम बहुत मनोरंजक छोटे आदमी हो। आउटर कोर्ट शिष्य, जब मैं कहता हूं कि तुम्हें तकनीकों के लिए भुगतान करना होगा तो मेरा मतलब सोने से नहीं था। यह गहन मंडप है, कोई दुकान नहीं, और हम योगदान बिंदुओं के अलावा कोई अन्य मुद्रा स्वीकार नहीं करते हैं। संप्रदाय के बुजुर्ग ने एक क्षण बाद उसे समझाया। अगर हमने शिष्यों से असली पैसा वसूला तो सामान्य पृष्ठभूमि के लोग कोई तकनीक कैसे सीखेंगे? यह एक संप्रदाय है जहां एक शिष्य के योगदान और प्रयासों को बाकी सभी चीजों पर प्राथमिकता दी जाती है। यह समझ में आता है। युआन ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, यदि यह योगदान अंक है तो मेरे पास ठीक 1000 है। इतने से मुझे क्या मिलेगा? माफ करें, आपने अभी अभी क्या कहा? क्या आपने अभी कहा कि आपके पास 1000 योगदान अंक है? संप्रदाय के बुजुर्ग ने युआन को अविश्वास के चेहरे से देखा। हाँ, युआन ने पुष्टि की। या यह एक तकनीक के लिए पर्याप्त नहीं है? ओह, संप्रदाय का बुजुर्ग अवाक रह गया। 1000 अंशदान अंक एक इन कोर्ट शिष्य के लिए भी एक बड़ी राशि थी, किसी बाहरी कोर्ट शिष्य के लिए तो यह बहुत ही कम था, जिसने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया था। नरक, आमतौर पर एक सामान्य शिष्य को इतने सारे योगदान अंक बचाने के लिए संप्रदाय मिशनों के माध्यम से योगदान अंक एकत्र करने में 10 साल लगेंगे। हालांकि यह बाहरी दरबार का शिष्य जो स्पष्ट रूप से संप्रदाय के लिए नया था, किसी तरह 1000 योगदान अंक प्राप्त करने में कामयाब रहा था। वह अपमानजनक था। अध्याय 130 उड़ने वाले खंजर। आपके पास 1000 योगदान अंक है। ये हास्यास्पद है, संप्रदाय के बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग उत्सुक नजरों से उनकी ओर देखने लगे। इस बीच मिनली ने इमारत के कोने से युआन को एक साथी की तरह अपने बच्चों के पहले खरीदारी अनुभव को देखते हुए देखा। 1000 योगदान अंक, यहां तक कि मुझे संप्रदाय में शामिल होने के लिए केवल 100 योगदान अंक मिले। हम दोनों के बीच इतनी बड़ी असमानता क्यों है? मिनली ने युआन की रहस्यमय पहचान और प्रतीत होने वाली अथाह पृष्ठभूमि का खुलासा करने की कोशिश जारी रखते हुए खुद पर विचार किया। चूंकि आप 1000 योगदान अंक होने का दावा करते हैं तो मुझे अपना पहचान टोकन देखने दें। संप्रदाय के बुजुर्ग ने हाथ फैलाकर और अंगुलियों से उसे देने का इशारा करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। युआन ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के संप्रदाय के बुजुर्ग को अपना पहचान चिन्ह सौंप दिया। एक बार जब पहचान चिन्ह उसके हाथ में आ गया तो संप्रदाय के बुजुर्ग ने टोकन के अंदर झांकने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया और युआन की पहचान सामने आ गई। ड्रैगन एसेंस टेम्पल आइडेंटिफिकेशन गोल्ड टोकन। शिष्य का नाम युआन। शिष्य स्थिति, बाहरी शिष्य। लिविंग क्वार्टर, बाहरी कोर्ट बिल्डिंग #70। बेहतर अनुभव के लिए कॉम पर जाएं। मिशन पूरा हुआ 0 योगदान अंक 1000। अपराध 0। स्वर्ग, बाहरी दरबार के इस शिष्य के पास सोने का पहचान चिन्ह है और उसके पास वास्तव में 1000 योगदान अंक है। यह पुष्टि करने के बाद कि युआन अपने योगदान बिंदुओं के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था, संप्रदाय के बुजुर्ग अंदर ही अंदर रो पड़े। संप्रदाय के बुजुर्ग ने युआन की आंखों में एक अलग तरह की रोशनी और सम्मानजनक नजर से देखने से पहले घबराकर निगल लिया। ड्रैगन एसेंस टेम्पल में पहचान टोकन के 4 ग्रेड मौजूद थे। कांस्य ग्रेड, सिल्वर ग्रेड, स्वर्ण ग्रेड और अंत में ड्रैगन ग्रेड टोकन। पहचान के प्रत्येक ग्रेड ने उस टोकन को धारण करने वाले के महत्व को दर्शाया। उदाहरण के लिए, यदि किसी शिष्य के पास कांस्य पहचान चिन्ह है तो वह व्यक्ति बिना किसी प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाला एक साधारण शिष्य था। इस बीच चांदी के पहचान चिन्ह वाले लोग अच्छे समर्थन वाले या प्रभावशाली प्रतिभा वाले लोग होते हैं। जहां तक उन लोगों की बात है जिनके पास सोने की पहचान का टोकन है, केवल वे ही जो 7 लिगेसी फैमिलीज जैसे प्रमुख या शक्तिशाली परिवारों से आते हैं इसे प्राप्त करने के योग्य हैं। ड्रैगन पहचान टोकन के लिए केवल संप्रदाय के गुरुओं या उच्च पदस्थ बुजुर्गों को ही इसे रखने की अनुमति है। हालांकि ये रैंकिंग न केवल शिष्यों पर बल्कि संप्रदाय के बुजुर्गों पर भी लागू होती है, और इस मामले में युआन के साथ अभी बात करने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग केवल एक कांस्य पहचान टोकन धारक थे। दूसरे शब्दों में, हैसियत के मामले में वह युआन से नीचे था। धन्यवाद शिष्य युआन, में मैंने आपके योगदान बिंदुओं की पुष्टि कर दी है। कृपया मुझे खंजर उपयोगकर्ताओं के लिए विशेषीकृत खेती तकनीक लाने के लिए कुछ क्षण दीजिए। संप्रदाय के बुजुर्ग ने सम्मानजनक और विनम्र स्वर में युआन से बात की। जो लोग उन्हें देख रहे थे वे स्तब्ध रह गए। क्या उस आउटर कोर्ट शिष्य के पास वास्तव में 1000 योगदान अंक है? मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतने सारे योगदान अंक एकत्र करने के लिए उसे क्या करना पड़ा होगा। आप इतने सारे योगदान बिंदुओं के साथ इस स्थान से अपनी इच्छित कोई भी खेती तकनीक प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उससे ईर्ष्या है। शिष्य युआन के बारे में एक दूसरे से बड़बड़ाने लगे। कुछ मिनट बाद युआन की मदद करने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग 1 दर्जन से अधिक मार्शल तकनीकों के साथ डेस्क पर लौट आए जो खंजर के लिए सबसे उपयुक्त है। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद शिष्य युआन, मैं अपने साथ पीछे से खंजर के लिए उपयुक्त हर तकनीक लाया हूं, और वे पृथ्वी रैंक पर कुछ अपवादों के साथ ज्यादातर मॉर्टल रैंक है। कृपया उन्हें देखने में अपना समय लें। संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर विनम्र भाव के साथ मिनली और अन्य शिष्यों को आश्चर्यचकित करते हुए कहा, क्योंकि एक संप्रदाय के बुजुर्ग को एक बाहरी अदालत के शिष्य के सामने इतना विनम्र व्यवहार करते हुए देखना एक अविश्वसनीय रूप से अजीब एहसास था जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी।
युआन अंदर की सामग्री को पढ़े बिना एक एक करके तकनीकों को देखने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि उसे गलती से उन्हें सीखने का डर था। जहर घोंपना, रात का किनारा, फूटता हुआ खंजर, जोशीला भेदी। युआन ने अगले कुछ मिनट तकनीकों के नाम और उनके विवरण पढ़ने में बिताए। ये है। युआन ने अपने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजरों से स्टैक में आखिरी मार्शल तकनीक को देखा। उड़ते खंजर, नश्वर रैंक। भले ही ये तकनीक केवल मॉर्टल रैंक तकनीक थी, फिर भी उड़ान शब्द ने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया था। ऐसा लगता है कि आप फ्लाइंग डैगर तकनीक में रुचि रखते हैं, शिष्य युआन। हालांकि यह केवल एक मॉर्टल रैंक तकनीक है, अगर इसमें महारत हासिल हो जाए तो आप खंजर जैसे कम दूरी के हथियार से भी दूर से अपने विरोधियों को हराने में सक्षम होंगे। संप्रदाय के बुजुर्ग ने उसका उत्सुक चेहरा देखकर उससे कहा, इस तकनीक के लिए कितने योगदान अंक है? मुझे ये चाहिए, युआन ने कहा। दूर से अपने दुश्मनों को हराने का विचार उसे बहुत अच्छा लग रहा था। संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा, वह तकनीक आपको 75 योगदान अंक वापस दिलाएगी, शिष्य युआन। केवल 75 योगदान अंक? ये बहुत सस्ता है, मैं इसे ले जाऊंगा, युआन ने अपने चेहरे पर सुखद आश्चर्य के भाव के साथ कहा। टके शेर। उसकी बातें सुनकर संप्रदाय के बुजुर्ग की भौहें तन गईं। हालांकि 75 योगदान अंक कुछ भी नहीं लग सकते हैं जब उसके पास 1000 योगदान अंक अतिरिक्त हो। इसे प्राप्त करने में एक सामान्य शिष्य को लगभग पूरा वर्ष लग जाएगा। मैं समझता हूँ, आप फ्लाइंग डैगर तकनीक चाहते हैं, है ना? मैं इसे अब आपके 1000 योगदान बिंदुओं से घटा दूंगा। कुछ क्षण बाद संप्रदाय के बुजुर्ग ने सोने का पहचान चिन्ह युआन को वापस सौंप दिया। तकनीक के लिए शुभकामनाएं, शिष्य युआन। धन्यवाद। युआन ने फ्लाइंग डैगर तकनीक को अपनी स्पेटियल रिंग में डालते हुए सिर हिलाया। एक बार जब उसने अपनी तकनीक प्राप्त कर ली तो युआन मुड़ा और जाने के लिए तैयार हुआ, और तभी उसने पृष्ठभूमि में खड़े मिनली को देखा। आप वहां क्यों खड़े हैं? क्या आपको भी कोई तकनीक नहीं मिलेगी? युआन ने उससे पूछा। अधिक जानकारी के लिए lightnovel.com पर जाएं। नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे किसी तकनीक की जरूरत नहीं है, उसने शांति से अपना सिर हिलाया। उसकी बातें सुनकर युआन अवाक रह गया। यदि उसे किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं थी तो वह पूरे रास्ते उसका पीछा क्यों करती रही, यहां तक कि यह भी कहती रही कि उसने यहां आने की योजना बनाई है। वैसे भी अब जब आपको एक तकनीक मिल गई है तो आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप अपनी नई तकनीक को आजमाने के लिए अभ्यास क्षेत्र में जा रहे हैं? फिर मिनली ने युआन को उसके विलक्षण व्यवहार से और भी अधिक चकित करते हुए पूछा।